पुलिस का 2026 का 316 सीवी कोड वाला पेपर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस की जो है आंसर इस पैराग्राफ से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके बाद में इसका आंसर देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर होगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। यानी कि इस्लाम के आने से पहले अफगानिस्तान में कौन से ग्रुप निवास करते थे, यानी कि कौन सी जातियाँ कौन सी प्रजातियाँ निवास करती थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है गाइस, इसका आंसर जो है होगा यहाँ से बिफोर से, ये जो है ना, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक हिंदू। यानी कि इसका जो शुद्ध हिंदी में मतलब ये होगा कि इस्लाम के आने से पहले इस एरिया में यानी कि अफ़गानिस्तान में बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे, और इन बुद्धिस्ट लोगों से पहले भी जो महाकाव्य का समय था उस टाइम पे हिंदू लोग रहा करते थे। इसका आंसर ये होगा। तो गैस इसका आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ से बिफोर से लेकर के और हिंदूज तक होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाई फ्रेज। यानी कि इस फ्रेज का मतलब क्या है, कौन से फ्रेज का मतलब, द पीरियड ऑफ एपिक्स। यानी कि एपिक्स के समय का मतलब क्या है। सबसे मेनली हम बोलें तो पीरियड माने समय होगा, और एपिक्स का मतलब मेनली पूछा गया है। तो गैस एपिक्स के टाइम को बोला जाता है वो समय जब हिंदुओं के महाकाव्य का समय चल रहा था। यानी कि सीधा सीधा बोले तो महाभारत और रामायण के टाइम को ही एपिक्स का टाइम बोला गया है। और इसका आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। यानी कि इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स द टाइम ऑफ महाभारत एंड रामायण। तो तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तक्षशिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से बनेगा। देखो पहले तो अगर देखा जाए तो वास्तव में जो इसका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, तक्षशिला, फिर इसके बाद में वॉज, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से फेम या फिर फेमस, और इसके बाद में फॉर, ठीक है, अपने आप से लगाना पड़ेगा, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। मेनली इसका आंसर ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से लिख दिया है तक्षशिला विच वॉज एट हाई ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर्स एगो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, तब भी आपका सही चला जाएगा, ठीक है गाइस। बाकी तो यार अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बाकी तो कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अभी हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज़ बीन, इसमें लिखा हुआ है व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे ये पूछा गया कि क्या चीज़ अब तक कॉमन रही है। वहाँ पे धर्म भले ही बदल गया है लेकिन अब तक क्या चीज़ कॉमन रही है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। देखो वैसे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, चेंज ऑफ रिलीजन मेड अ, है ना, डिफरेंस बट नॉट चेंज इंटायरली द मेंटालिटी बैकग्राउंड, यहाँ तक। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना भी आंसर लिख सकते हो, इंटायरली मेंटालिटी बैकग्राउंड, लेकिन पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से अराइवल का और कमिंग का जो है मतलब पूछा गया है। तो अराइवल माने आना और कम माने आना, और यहाँ पे वास्तव में जो दूसरी वाली लाइन है उसमें जो एडवेंट वर्ड दिया हुआ है, एडवेंट माने भी आना ही होता है, तो यहाँ पे हमें एडवेंट भरना चाहिए था। यानी कि ई के पहले वाले का उत्तर एडवेंट है, ठीक है। और इसके बाद में जो तुम्हारा दूसरा नंबर है इसका एंटोनेम पूछा गया, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया। देखो इसका विलोम शब्द जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अट्रैक्ट माने क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। और इसकी कई सारी जो है विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि किसी को भगाना, रन भी हो सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं ई के तीसरे का मतलब, यानी कि ई के तीसरे में क्या पूछा गया। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है री राइट द अंडरलाइन सेगमेंट रिप्लेसिंग द वर्ड अबाउंड्स विद अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड। यानी कि अबाउंड्स शब्द का आपको हिंदी में मतलब निकालना है, और इस अमाउंट्स शब्द का जो हिंदी में मतलब होता है उसका दूसरा मीनिंग लिखना है। यानी कि अमाउंट्स की जगह पे अगर गुड लिखा होता
तो गुड के बदले में आप और क्या लिख सकते हो, ये पूछा गया सीधा सीधा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट्स की जगह पे जो अंडरलाइन है वहाँ पे फुल ऑफ भर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट्स का मतलब भरा हुआ होता है। तो अंडरलाइन वाली जगह पे ये हो जाएगा, इट इज़ फुल ऑफ ruins ऑफ मोनूमेंट्स। ठीक है, और अभी हम लोग सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी में हमें क्या करना है, राइटिंग करना है, यानी कि बोले तो आर्टिकल्स लिखने हैं। इस सेक्शन में दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है। 3 टॉपिक्स दिए हैं, 3 में से किसी पे भी आप एक पे लिख सकते हैं। जैसे कि पहला वाला टॉपिक है टेररिज्म पे, दूसरा वाला है हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर इन आवर कंट्री। हम अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी पावर की शॉर्टेज को कैसे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर की कमी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कमी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे समाज में महिलाओं का रोल क्या है। तो वैसे हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो टेररिज्म के ऊपर आप ऐसे लिख सकते थे, जो टेररिज्म की समस्या है वह मानवता के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है ना। ये जो है हम लोगों में डर फैलाता है, नफ़रत फैलाता है और समाज में गुस्सा फैलाता है। ये जो आतंक है ये मानव जीवन की वैल्यू को नहीं समझता है, ये शांति को भंग करता है और बहुत ही ज़्यादा मासूम लोग जो हैं इन टेररिस्ट अटैक्स में मारे जाते हैं। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो फिर टाइम होगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो और वैसे भी अब कुछ लेना देना तो है नहीं, ऑलरेडी पेपर आप करके आ चुके हो, तो पूरा बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पावर के शॉर्टेज को कैसे पूरा कर सकते हो, इसको आपको अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो कि आज के टाइम पे हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी पावर की समस्या बहुत ही अधिक है ना। और हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत घरों में, स्कूलों में, इंडस्ट्रीज़ में पड़ती है। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आप बता सकते हैं कैसे, कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए, है ना, सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, विंड का यूज करना चाहिए, विंड मिल लगा करके, और वाटर एनर्जी का यूज करना चाहिए है। वहीं वुमेंस के रोल के बारे में अगर बात करें तो हमारे समाज में वुमेंस का रोल आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह सिर्फ घर के कामों में सीमित नहीं रह गई हैं। अब जो महिलाएं हैं वह डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और यहाँ तक कि सोल्जर्स के रूप में भी काम करती हैं, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊँ तो इस प्रकार से हो जाएगा, women are playing a important role in our society nowadays and in our country nowadays. The women are not limited in the houses, they are just becoming teachers, engineers, doctors, scientists and even soldiers. They are joining the men equally. ऐसे करके और भी बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग बात करें तीसरे नंबर की। जो तीसरा नंबर है उसमें आपसे पूछा गया है, या तो आप नेशनल डेली नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को आप पत्र लिखें, और किस वजह से, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस यानी कि चीज़ों का जो प्राइस बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो आपको किस प्रकार से लिखना था, देखो मैंने आप लोगों को सिखाया था। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना होता है, ठीक है, फिर इसके बाद में आपको द एडिटर, और इसके बाद में जो ये दिया हुआ है न्यूज़पेपर का नाम नेशनल डेली, ये डालना होता है। इसके बाद में जो जगह आपने ऊपर वाले एड्रेस में डाली है वही नीचे वाले में डालनी होती है, यानी कि जैसे कि हम न्यू दिल्ली अगर ऊपर वाले में अपना एड्रेस में न्यू दिल्ली मेन सिटी का नाम डाल देंगे तो फिर इसमें भी न्यू दिल्ली डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखना होता है, जैसे कि राइजिंग द प्राइस, है ना, या फिर कंसर्न अबाउट द राइजिंग द प्राइस ऑफ द थिंग्स, ऐसे करके। और इसके बाद में हम लोग लिखना शुरू कर देंगे सर या फिर मैम डाल करके, और इसके बाद में लिखेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द हाई प्राइस ऑफ द थिंग्स। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैंने सब कुछ सिखाया था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अथवा में करके दिया हुआ है। यहाँ पे तो आपको मेनली एप्लीकेशन लिखना था, अगर सही सही बोले तो यहाँ पे तो मेनली आपको एप्लीकेशन लिखना था। लेकिन अगर आपने ऊपर वाला लिखा है तो नीचे वाला नहीं लिखना था, अगर नीचे वाला लिखा है तो फिर ऊपर वाला नहीं लिखना था। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन करना था, क्योंकि आपके लाइब्रेरी में जो है क्या नहीं बची हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि बुक्स की बहुत सारी कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है उसके लिए। तो वहाँ पे क्या लिख सकते थे, सबसे पहले तो बिल्कुल वही टू द प्रिंसिपल, और इसके बाद में आपको कोई भी कॉलेज का नाम लिखना होता है, फिर आपको अपनी जगह का नाम, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, अगर आप लिखते कंप्लेंट अबाउट शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। इसके बाद में आपको ये तो पता ही है कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो सर है या मैम है,
ठीक है। तो इसके बाद में वहाँ पे सर लिख देते, अगर मैम है तो मैम लिख देते, और इसके बाद में विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट देयर आर वेरी लेस बुक्स एंड देयर आर नॉट इम्पॉर्टेंट बुक्स विच आई वॉन्ट द एग्ज़ाम इज अप्रोचिंग सून, ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो सिखा ही चुके हैं, अब अगर अभी बताएंगे तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कितना देर में बता पाएंगे, है ना, टाइम बहुत हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी को। जो सेक्शन सी है इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक शब्द का यहाँ पे सिनोनिम क्या है, यानी कि पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे सेमलेस मतलब बेशरम, है ना, फुलिस माने मूर्ख, वाइड स्पोकन यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कैंडिड जो होता है इसका मतलब फ्रैंक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो वास्तव में गाइस कैंडिड होगा। क्या होगा? कैंडिड। ठीक है, पहले का जो है कैंडिड। दूसरे वाले में आपसे पूछा गया है कि इसका एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं परफेक्टली। एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पे गुड मीन्स अच्छा होता है, नाइस मीन्स अच्छा होता है, ये तो सिनोनिम है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे बैड और वर्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बैड और वर्स यानी कि डिग्रीज दे दी गई हैं, तो ये भी नहीं है। तीसरे वाले में वॉर्स और बेटर, वॉर्स माने से बुरा और बेटर माने से अच्छा, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही है। और अभी हम लोग बात करते हैं सी नंबर की। तो यहाँ पे पूछा गया है अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये दिए हैं क्वेरल्सम माने लड़ाका, यानी कि लड़ने वाला, लड़ाकू जिसको बोलते हैं। डिस्टर्बिंग पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें से गाइस जो है आपका ऑप्शन सही है रीजन ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। ठीक है, और इसके बाद में डी नंबर में पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हर चीज़ का ब्राइट साइड देखता है। तो गाइस इसका ऑप्शन जो है ऑप्टिमिस्ट सही होगा। ठीक है, आशावादी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहले वाले में तो देखो क्या गड़बड़ है कि कई सारी बुक्स की बात हो रही है लेकिन वहाँ पे इज लगा हुआ है, यही गलत है। ठीक है, तो पहला तो सही है नहीं। दूसरे वाले में बोला गया है सीप्स, सीप का प्लूरल नहीं होता है भाई, सीप में ऐस नहीं लगता है, तो ये भी नहीं सही है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे तीसरा वाला जो है यही आपका वास्तव में सही ऑप्शन है। ठीक, और जो आपका थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वॉज स्पेंट, तो वॉज है कि वर होगा यहाँ पे, तो सही से बोले तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 है ये सही था क्वेश्चन। तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने हैं, तो मैं पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला वाला जो डायरेक्ट स्पीच है वो कहता है ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, क्योंकि इस यस्टरडे का जो चेंज होता है वो द प्रीवियस डे में होता है। ठीक है, वहीं सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला जो पहले तो डायरेक्ट स्पीच है वो ये है सी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी टुडे, तो बनेगा सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर टुडे का दैट डे हो जाएगा, प्लीज़ हट जाता है। ठीक है, नंबर में आपको क्या किया गया है, जैसे दिशा निर्देश दिया गया वैसे ही आपको चेंज करना था। तो पहला वाला जो है आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना था, ये तो बहुत आसान है, इसको दैट लगा करके बदल दीजिए। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट रन। ठीक है, वहीं दूसरा वाला जो है सिंपल में बदलना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको जब करना था तो ये ऐसे होगा दिस क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट, यानी कि टी डबल वाला है टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आई लगा हुआ है तो इसलिए फॉर मी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में सी नंबर में पैसे वाइज में बदलना था, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, तो इसका बनेगा द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, इसके बाद में ये इंट्रोगेटिव में बदलना था, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो इसको जब इंट्रोगेटिव में आपको बदलना था तो ये बनेगा कैन दियर ग्लोरी ईवर फेड। ठीक है, और तो जो 5वें का डी सेक्शन है इसमें से आपको बोला गया है सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो जब करेक्ट करोगे तो ये सेंटेंस जो है पहला वाला है उसमें एस हटा दो, जो पुअर है उसमें एस हटा दो और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जैसे करेक्ट करना था तो दूसरे वाले में देन हटाना पड़ेगा, देन की जगह पे टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफर के साथ में देन नहीं लगाते हैं, प्रेफर के साथ में टू लगाते हैं, ये रीज़न था और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपके ई सेक्शन में अंपायर और एम्पायर ये दो शब्द दिए हुए हैं, वहाँ पे इसके अलावा
फेयर और फेयर दिया हुआ है, तो इसको जब आपको इन वर्ड्स को आपको सेंटेंस में यूज करना था, तो अंपायर वो मैच वाला अंपायर होता है ना। अंपायर सेड नॉट आउट, ये हो जाएगा। और एम्पायर वो जो राजा का एम्पायर होता है, साम्राज्य जिसको बोलते हैं, एम्पायर ऑफ किंग शिवाजी, किसी का भी नाम ले सकते हैं। इसके बाद में वहाँ पे फेयर और इसके बाद में फेयर दिया गया है। तो फेयर माने साफ होता है ना। और ये वाला जो फेयर है इसका मतलब किराया होता है। तो योर फेयर इज़ वेरी नाइस या फिर यू आर वेरी फेयर ऐसे हो जाएगा। और फेयर माने किराया, वाई आर यू आस्किंग सो मच फेयर, ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है ये जो ट्रांसलेट करना है स्टोरी को, इसको जो ट्रांसलेट करोगे तो ये तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी सी स्टोरी आई हुई है। चलो जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करवा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हुए हैं। सिंपल भाषा में बोले तो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। साहित्यकार शब्द जो है उसका मतलब राइटर होगा, तो मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट राइटर। ठीक है। उनका जन्म एक छोटे गाँव के एक साधारण परिवार में हुआ था। तो इसका जो है करेक्ट करेंगे तो बोलेंगे ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन अ सिंपल फैमिली। ठीक है। फिर भी, तो फिर भी की इंग्लिश यहाँ पे कई सारी हो सकती हैं। इवन से काम चल जाएगा, इवन देन से काम चल जाएगा, टिल देन हो जाएगा। ठीक है। और स्टिल हो जाएगा, येट हो जाएगा, बाकी हम लोग इवन देन लगा देंगे। इसके बाद में वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यानी कि ही बिकेम फेमस इन होल वर्ल्ड। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। यानी कि सीधा सीधा बोले तो समान अधिकार का मतलब कमांड, मतलब उनको दोनों भाषाएं अच्छे से आती थी। तो चाहे से बना लो सी हैड वेरी नाइस कमांड ऑन बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड उर्दू। और चाहे से बना लो सी न्यू बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड उर्दू वेरी नाइसली। ठीक। और कहानियाँ तथा उपन्यास लिखने में वे कुशल थे। हाँ। तो ही वॉज वेरी स्किल्ड इन राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स। इसके बाद उनकी कहानियों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो बनाएंगे तो देयर इज पॉजिटिव पिक्चर इन हिज स्टोरीज अबाउट द इंडियन सोसाइटी। उनकी रचनाओं का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये पैसे वाइज में बना लो, हिज रचनाएं, रचनाएं मतलब राइटिंग्स, हिज राइटिंग्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। हाँ, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ही इज कॉल्ड, कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकें रुचि के साथ पढ़ते हैं। यानी कि जो लेस लिटरेट पीपल आल्सो लाइक्स हिज बुक्स या फिर रीड्स हिज बुक्स नाइसली या फिर विथ इंटरेस्ट, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद में जो तुम्हारा सेक्शन डी है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान आया है इस बार का सेक्शन डी। और सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, गार्बेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द सीमापुरी बिकॉज इट वॉज अ मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर यंग पीपल बट इट वॉज wrapped in wonder for the children and they get sometime 1 rupee and sometime 10 rupee note in the garbage। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर किसका, ए नंबर। और इसी में अगर अथवा वाला हम करना चाहें तो ये हो जाएगा वाई डिड एम हेमल डिक्लेयर दैट लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन फेथफुल डे वॉज टू बी लास्ट लेसन। यानी कि एम हेमल ने ये क्यों कह दिया था कि आज जो वो उस लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो वास्तव में आखिरी लेसन है। ये इसलिए कह दिया था क्योंकि जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से आदेश आ गया था कि अब लॉरेन और एल्सेस के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो इसी वजह से वो यहाँ से जाने वाले थे और इसी वजह से वो कह रहे थे कि आज आपका यह फ्रेंच का आखिरी लेसन है। ठीक है। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं। जो बी नंबर में दिया, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, व्हाट डिड ही, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप सेलर कौन था और वह रेड ट्रैप कैसे बनाता था। तो रेड ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड, ही यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स बाय द वायर्स which he get begging from the big stores and mills। मतलब इसका मतलब ये है कि जो रेड ट्रैप सेलर था वह एक घुमक्कड़ था, वह अपने रेड ट्रैप्स को खुद ही बनाता था और ऐसे मटेरियल से बनाता था, ऐसे तारों से बनाता था जो कि वह भीख में बड़े मिल्स से या फिर बड़े कारखानों से मांग लाता था। ठीक है। इसके बाद में इसी का दूसरा वाला पूछा गया, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को गांधी जी ने क्यों डांटा। तो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को गांधी जी ने इसलिए डांटा था जब गांधी जी ने उन लॉयर्स को बुलाया था और उसके बाद में उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जो लॉयर्स हैं उन्होंने
बताया था कि हम इन लोगों से अधिक फीस वसूलते हैं। तो सीधा सीधा बोले तो गांधी जी चाइटेड द लॉयर्स ऑफ द मुजफ्फरपुर फॉर टेकिंग मच मनी फ्रॉम द पुअर फार्मर्स, पुअर पीसेंट्स, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि गरीब किसानों से अधिक खर्च वसूलने के लिए या फिर अधिक पैसा लेने के लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने लॉयर्स को डांटा था। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को डांटा था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आता है तुम्हारा 8वां नंबर क्वेश्चन। जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसमें से लॉन्ग आंसर देने हैं। तो व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने अपने पानी के डर से बाहर निकलने के लिए क्या किया था। यार ये वाला वो वाला है ना, जब डगलस ने पानी के डर से बाहर निकलने के लिए अपने लिए इंस्ट्रक्टर को हायर किया था और इसके बाद में उसने इंस्ट्रक्टर ने इसको सिखाया था, यही सब डिटेल में लिखना है। ठीक, और इसके बाद में डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ग्लास वेंगल इंडस्ट्री, और जो ब्रोच का दूसरा वाला लेसन है उससे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, उन लोगों के जीवन के बारे में बताना है जो लोग ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी कि फिरोजाबाद के लोगों के जीवन के बारे में बताना है। तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ रहे हो। ठीक है, इसके बाद में 9th नंबर दिया गया है। तो 9th नंबर में जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, हाउ डू द जेनिफर्स टाइगर बिहेव, जेनिफर के टाइगर कैसे बिहेव करते हैं। तो पहली वाली जो लाइन है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो ब्राइट टॉप, ये जो दो लाइनें हैं यानी कि बीच वाली, दूसरी और तीसरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, बना करके लिखना है, तो फिर ऐसे हो जाएगा, द टाइगर्स ऑफ द एंड जेनिफर आर मेड ऑन द स्क्रीन विद द थ्रेड, मतलब धागे से, दैट्स वाई दे डू नॉट फियर, वे धागे से बने हुए टाइगर्स हैं, वे क्या डरेंगे किसी से, है ना। ये भी आंसर इसका हो सकता है, लेकिन जो पोएम से आंसर ढूंढेंगे तो इसी वजह से दूसरा और तीसरा वाला भी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें कि हाउ डू द टाइगर्स पेस, तो लास्ट वाली लाइन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था, और सेंट्रल आइडिया में देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये वाला कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ये सब के सब जो हैं बहुत ईजी हैं। अब 11वें नंबर में हु वॉज हाना, हाउ डिड सी मेट डॉक्टर सदाऊ। तो हाना जो थी वो डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी, और वह उस प्रोफेसर के घर पे मिली थी जिस प्रोफेसर की पत्नी बहुत ही ज़्यादा मक्खी चूस थी। और जो सदाऊ है उस शाम को उस घर में, मतलब उस प्रोफेसर के घर पे जाने वाला नहीं था, लेकिन वह फिर चला गया था और वहाँ पे उसको उसी दिन हाना मिली थी। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, वाई वॉज द प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल, ये वाला पूछा गया, ये भी लिखवाया था। तो ये प्रोग्राम था वह इतना सफल क्यों रहा था, प्रोग्राम जो था वह इतना सफल इसलिए रहा था क्योंकि इस बार हम लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को लेकर के ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पर कि पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि चीज़ों को समझने, पढ़ने और ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। और इतना ही नहीं, वे इस बात की भी क्षमता रखते हैं कि वे इस चीज़ को अप्लाई कर सकें और वह अपने पृथ्वी को सेव कर सकें। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद में पूछा गया व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो थर्ड लेवल जो था वो सब्वे था, जो कि कहाँ पे, पुराने ज़माने में गैलिसबर्ग में लेकर के लोगों को जाता था, है ना। और यह सेकेंड लेवल के नीचे स्थित था। ठीक, इसके बाद में आखिरी वाला, इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। तो टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय इसलिए किया था क्योंकि उसके राज्य में टाइगर्स की संख्या जो है वो समाप्त हो गई थी, और अब वह चाहता था कि अपने ससुराल में जाकर के टाइगर्स को मारे, क्योंकि उसको अपने 100 टाइगर्स को मारने में अभी भी 30 टाइगर्स बाकी थे, तो इसी वजह से उसने शादी करने का निश्चय किया था। ठीक है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें कि वाई डिड द किंग किल्ड 100 द टाइगर, राजा ने 100वां टाइगर क्यों मारा था, इसका जो आंसर आपको बताना है। तो राजा ने तो इसका आंसर तो ये होगा कि राजा ने 100 टाइगर्स को मारने की शपथ इसलिए ली थी क्योंकि बचपन में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने बताया था कि ये राजा जो है ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुआ है जिसमें कि
इसको टाइगर्स से खतरा है। सीधा सीधा बोले तो उसने बताया था कि ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है। वृषभ यानी कि बैल और टाइगर जो है आपस में दुश्मन होते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। इसी वजह से उसने 100 टाइगर्स मारने का निश्चय किया था, और वास्तव में 100वां टाइगर तो वह मार ही नहीं पाया था, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बी नंबर दिया हुआ है, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका भी आंसर हमने बहुत अच्छे से लिखवाया था। और अब आप लोग बताना देख करके समझ करके कि आपके कितने नंबर आएंगे। कमेंट में आप सभी लोग अपने अपने नंबर बता देना, ठीक है।